जहाँ भी कोई जान में जोखिम में डालने का काम होता है, जहाँ पर प्रशासन को ये लगता है कि भाई किसी की जान जा सकती है, चाहे वो सीवर में उतरने का काम हो, चाहे वो आपने कोविड का पीरियड देखा है, कोरोना काल देखा है। कोरोना काल में इतना बुरा हाल था कि भाई किसी को हम टच कर लेते थे तो भी बीमारी लग जाती थी और मौत हो जाती थी। उस काम में भी हमारे वाल्मीकि समाज के जो युवा थे, सफाई कर्मचारी थे, नगर परिषद में जो कर्मचारी थे, उन लोगों को इस्तेमाल किया गया, जिससे काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी। एक तो हमारे हिसार के नगर परिषद जो सफाई कर्मचारी यूनियन है, उनके प्रेसिडेंट थे, उनकी भी जान गई थी कोरोना के चक्कर में, प्रवीण जी। और हर 15 दिन में हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई दिल्ली में सीवर टैंक साफ करने 3 कर्मचारी गए थे, सफाई कर्मचारी, वो नीचे रह गए। हरियाणा में इस जिले में ये घटना होगी, हरियाणा में उस जिले में ये घटना होगी, हरियाणा में उस जिले में ये घटना होगी। तो ये रिस्क वाले काम, जान में जोखिम वाले काम हमारे लोगों को ही क्यों सौंपे जाते हैं? डर्टी काम, गंदे काम हम लोगों को ही क्यों दिए जाते हैं? अब आप वाला मामला उठा ले, सिवानी वाले मामले में विस्फोटक पदार्थ जो थे उसको डिस्पोज ऑफ करना था, उसको निपटाना था, उसको खत्म करना था। प्रशासन को पता था बहुत भारी मात्रा है, और आपको बताऊं इतना भारी विस्फोटक था जो आम तौर पे 2 देशों के बीच में जो लड़ाई होती है, उनके बीच में जो बम फेंके जाते हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, उससे भी ज़्यादा पावर का बारूद उस ट्रैक्टर ट्राली में मौजूद था। और प्रशासन को अंदेशा था बाकायदा, पहले से ही प्रशासन को अंदेशा था कि इसमें कोई जनहानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है। इसलिए बाकायदा हमारे समाज के 3-4 सफाई कर्मचारियों को सेलेक्ट किया गया। अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, हमको बताया गया था कि भाई महिलाओं को भी लेके जा रहे थे, लेकिन बाद में महिलाओं को ड्रॉप कर दिया गया और 3-4 हमारे सफाई कर्मचारियों को वहाँ पे ले गए। और वहाँ पर सफाई कर्मचारियों को ले जाने के बाद ना तो उनको कोई किट दी गई, जो बॉम्ब स्क्वाड जो होता है उसको भी कोई मिलिट्री के पुराने बॉम्ब कई बार मिल जाते हैं, जैसे जो शूटिंग एरिया होता है, जो उनका ट्रेनिंग का एरिया होता है, वहाँ पे कई बार पुराने बम, पुराना एम्यूनेशन मिल जाता है। उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी बाकायदा पूरे सिस्टम के साथ एक किट पहना के दूर से, और विशेष उपकरण होते हैं, उनकी चेकिंग होती है, उसके बाद उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ओपन में एक ट्राली में इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद को रख के, और वो तहसीलदार वगैरह वो दूर जाके खड़े हो गए, हमारे लड़कों को कह दिया भाई जाके इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। और उसको डिस्पोज ऑफ करने के दौरान उसमें ब्लास्ट हुआ, इतना भारी ब्लास्ट हुआ कि 4 लोग जो थे वो बिल्कुल वहाँ पर बुरी तरह जल गए, और एक हमारे सफाई कर्मचारी मोनू की वहाँ पर मौके पे मौत हो गई। तो अगर इसको हम लीगल दृष्टि से देखें, कानूनी दृष्टि से देखें, तो इस तरह के मामलों में बिना किट के, बिना सुरक्षा उपकरणों के प्रशासन द्वारा, जिसमें एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, और उनको ले जाना, ये एक जानबूझ के किया गया कृत्य महसूस होता है। ये आप लोग कभी हवाई यात्रा करोगे ना, इंटरनेशनल हवाई यात्रा में करने से पहले आपका इंश्योरेंस किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि रास्ते में कोई हवाई जहाज क्रैश हो गया या हवाई जहाज में तबीयत खराब होने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत होगी, ताकि उसके परिवार को क्लेम मिल सके। ये भी उससे ज़्यादा खतरनाक कृत्य था। यहाँ भी इस काम में जाने से पहले हमारे जितने भी साथी इस काम में गए थे, उनका इनको टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए था, 1-1 करोड़ रुपए का।
लेकिन इन्होंने बिना इंश्योरेंस के, बिना सेफ्टी उपकरण के उनको इस जोखिम वाले काम में धकेल दिया, और जिसका नतीजा आप सबके सामने है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन, सरकार जो है बेशर्मी पे उतरी हुई है। 4 दिन से एक व्यक्ति की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, उसके 3-4 बच्चे हैं, एक बीवी है, माँ बाप है, परिवार में और भी सदस्य हैं जो सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो अपने परिवार का एक कमाने वाला सदस्य था, उसकी तनख्वाह से, उसकी सैलरी से इस परिवार का जो रोजी रोटी चलती थी, बच्चों की पढ़ाई चलती थी, परिवार के मेडिकल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उसकी सैलरी से पूरी होती थी। उसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, उसके परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं। लेकिन इस परिवार के, इस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, भिवानी की जो डीएसपी है, भिवानी की जो एसपी है, भिवानी का जो डिप्टी कमिश्नर है, सिवानी का एसडीएम है, सिवानी का डीएसपी है, उस थाने का एसएचओ है, और जो अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई थी उस बारे में बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ था, उसका जांच अधिकारी है। यहाँ पे जो तहसीलदार मौके पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के गया था वो जिम्मेदार अधिकारी है। इन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन आज तक आपकी डीडीआर तक दर्ज नहीं हुई है, डेड बॉडी बिना पोस्टमार्टम के पड़ी हुई है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग 4-4, 5-5 आदमी इकट्ठा होके किसी की गाड़ी में बैठ के कभी एसडीएम के पास जा रहे हैं, कभी एसएचओ के पास जा रहे हैं, कभी तहसीलदार के पास जा रहे हैं, कभी डीएसपी के पास जा रहे हैं, और वहां पे उनसे प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जी नूनू कर दो। अभी मैंने परिवार के सदस्यों से बात की थी, उनकी डिमांड सुनी कि वो लोग चाहते हैं क्या है। तो मेरी उस भाई से बात हुई थी, और लाल कमीज में एक लड़का था, उससे बात हुई थी, छोटा भाई जो है, वो कहते हैं कि हमको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मुआवजा चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि उसके परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जब एक बॉर्डर पे तैनात फौजी, जिसका काम भी जोखिम का है कि बॉर्डर के पार से कोई गोली आके उसको लग ना जाए, सरकार उसके शहीद होने पे जब उनको, उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी देती है, पेट्रोल पंप भी देती है, गैस एजेंसी भी देती है, और तरह तरह की सुविधाएं उसको ताउम्र मिलती है, उसके परिवार के सदस्य को सारी उम्र पेंशन मिलती है। हमारा काम भी सीमा पे तैनात फौजियों के बराबर के जोखिम का है। हम भी सिपाही हैं, हम भी सैनिक हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। एक समय को बॉर्डर पे तैनात फौजियों के बगैर काम चल सकता है, लेकिन हमारे जो सफाई सैनिक हैं यहाँ के, उनके बगैर देश का काम नहीं चल सकता। 1 मिनट में पूरे देश का जो सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर हमारे लोग यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी का काम छोड़ दें। और आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के पूरे वाल्मीकि समाज ने जो सफाई कर्मचारियों के काम में इन्वॉल्व है, उन्होंने अपनी कुछ मांगों के लिए पिछले कुछ समय पहले कि हमको पक्का कर दो, हमको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, और बहुत सारी सुविधाओं के लिए पूरे हरियाणा में उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था, सफाई का काम बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था। पूरी हरियाणा सरकार हिल गई थी। लेकिन साथियों, वो जो मांगे थी ना, वो मांगे इस मांग से कम महत्वपूर्ण है। ये जो आज जिस पर्पज के लिए आप बैठे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक डेड बॉडी के साथ बैठे हुए हो, और मेरा मानना है कि इस काम के लिए भी पूरे हरियाणा के जितने भी सफाई कर्मचारी संघ अलग अलग जिलों के, अलग अलग उपमंडल के हैं, सबको हड़ताल करनी चाहिए, आप लोगों के बीच में आना चाहिए। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग एससी बिरादरी से हैं, शेड्यूल कास्ट बिरादरी से हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में चमार भी हैं, धानक भी हैं, वाल्मीकि भी है, सांसी भी है, और भी बहुत सारी जाति हैं। लेकिन ये बीजेपी की सरकार जो है, ये किसी ना किसी बहाने हम लोगों को आपस में बांटना चाहती है, हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। और ऐसा पीछे काफ़ी देखने को मिला है कि हम लोग आपस में लड़ भी रहे हैं। और इस तरह के जो आंदोलन हुए हैं, चाहे हिसार में मीरका का आंदोलन हुआ हो, हमारे युवा
वाल्मीकि समाज के लड़के का मर्डर कर दिया था इन जाटों ने। केवल इसलिए जाटों ने मर्डर कर दिया क्योंकि उसके ऊपर चोरी का शक था और उन्होंने खुद की थाना बना के, खुद की पंचायत बना के लाठियों से पीट पीट के उसको मार दिया। उस मामले में वहाँ पे हमने आंदोलन किया था। फिर कापड़ों में भी एक हत्या हुई थी और भी इस तरह के बहुत सारे आंदोलन हैं। सरकार में जो हमारे समाज की कठपुतलियां बैठी हुई हैं, सरकार में जो हमारे एमएलए एमपी बैठे हुए हैं, सरकार के लोग जो सरकार चला रहे हैं, एक्चुअली में सरकार चला रहे हैं, चाहे वो मोदी हो, शाह हो, खट्टर हो, अनिल विज हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, वो इस आपके मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते। वो बिल्कुल बीच में नहीं आते। वो भेजते हैं हमारे ही लोगों को, वो हमारे लोगों को भेजते हैं जाके आंदोलन को ख़त्म कर दो। भाई अगर उसमें कोई चमार आ रहा हो तो हमारे लोगों को ये कहो कि चमारों को नहीं बढ़ने देना। मीरका में भी ये हुआ था, कापड़ों में भी ये हुआ था। और वो लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम सरकार के आदमी हो, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ। आपके मामले में आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वो ये कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी ये है कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, आज तक तुम्हारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वो कहते हैं कि तुम धरना पाड़ो और किसी ना किसी तरह परिवार के सदस्यों को ये कहो कि भाई धरना चलाने से कोई फायदा नहीं है, डेड बॉडी खराब हो जाएगी, वो जाएगी, उठा के अंतिम संस्कार कर दो। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उन लोगों को पता चल रहा होगा, उनके ऊपर दिन में तो पता नहीं कितने आते होंगे, लेकिन रात में भी बहुत सारे दबाव आते होंगे। यहाँ पे जब अंधेरा हो जाएगा तब वहाँ पे ऐसे लोग प्रकट होने शुरू हो जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि भाई ये जो कल्सन एंड कंपनी और प्रदीप भानकुड़, भीम आर्मी, फलाना टिमका, जितेंद्र बेदी, जितने भी आ रहे हैं ना, ये तो मौका परस्त है, फलाना है, बेच देंगे, ये कर देंगे। लेकिन साथियों आप लोगों को बता दूं, जितने ये सारे साथी खड़े हैं, सारे एक एक दर्जन मुकदमा खड़े हैं भाई सारे के सारे। इन सभी साथियों के ऊपर दफा 307 जैसे मुकदमे दर्ज हैं और एक मामले में नहीं, दर्जनों मामले में इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। ठीक है, हमको सरकार कोई गोल्ड मेडल नहीं देती आप लोगों की मदद करने के लिए। गोल्ड मेडल मिलते हैं उन लोगों को जो आपका धरना उठवाने के लिए, आपका समझौता करवाने के लिए, और आपको है ना ये कि भाई समझौता कर लो, इस तरह की जो आप लोगों के बीच बात करने आते हैं, गोल्ड मेडल उन लोगों को मिलते हैं। और उन लोगों को भी गोल्ड मेडल नहीं मिलती, ये भी वहम है तुम्हारा भी और हमारा भी। उनको भी कुछ नहीं मिलता। बस प्रशासन के किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने थपकी मार दी, कोई बात नहीं, कोई काम हो तो बताइए भाई, और जब उसको काम आ जाएगा वो काम भी को नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। तो आज का जो मामला, आप 4 दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पे, 4 दिनों से बैठे हुए हो, मीरका में भी, कापड़ों में भी 15-15 दिन डेड बॉडीज के साथ बैठे रहे थे। और इस तरह के लोगों ने सारा का सारा मामला खराब किया था। और अब फिर आप लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, और एडवाइस का मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आप लोगों को। भाई क्योंकि मैं वकील हूँ, थोड़ी वकालत वाली बात भी करूँगा। आप लोग कंपनसेशन चाहते हो, नौकरी चाहते हो। कंपनसेशन और नौकरी आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक एक ऑफिशियल एफआईआर रजिस्टर नहीं हो जाएगी, औपचारिक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा। आज हम अगर खाली प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन पे उठ के और यहाँ से चले जाते हैं, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, और कल को वो अधिकारी मुकर जाएं, कल को अधिकारी ट्रांसफर हो जाएं, फिर किसके दरवाजा खटखटाओगे आप लोग? अगर आपके पास एक एफआईआर होगी अच्छी धाराओं के साथ, तो आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। और ये इनका रोज का काम है, वादा करके मुकरना इनका रोज का काम है प्रशासन के अधिकारियों का। इनका मेन मोटो जो है, मुख्य इनका जो मोटो है, वो मोटो ये है कि किसी तरह से ये धरना उठा दो, धरना उठवा दो। क्योंकि इस धरने की रिपोर्ट, ये जो धरना चल रहा है, इसकी रिपोर्टिंग 3 तरह से होती है। एक तो जो यहाँ का मीडिया है, अखबार है, यहाँ की यूट्यूब चैनल है। दूसरा यहाँ पे जो हमारे जैसे लोग हैं, इनका सोशल मीडिया है। तीसरा डीसी की सीआईडी अलग होती है, एसपी की सीआईडी अलग होती है, आईजी की सीआईडी अलग होती है। और ये सारी की सारी सीआईडी जो है, ये सारी की सारी सीआईडी का हेडक्वार्टर जो है वो सीआईडी का एडीजी भी होता है। वहाँ पे सारी की सारी रिपोर्ट जाती है और उसके बाद गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट जाती है।
जब तक ये रिपोर्ट गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को जारी है कि धरना जारी है, तब तक इन लोगों के ऊपर प्रेशर है। जिस दिन आपका धरना उठ गया, रिपोर्टिंग बंद, मुख्यमंत्री के फोन आने बंद, होम मिनिस्ट्री के फोन आने बंद। अब तो इनके पास उच्च अधिकारियों के, मंत्रियों के फोन आ रहे हैं, भाई और डिप्टी कमिश्नर और एसपी तुम क्या कर रहे हो, वहां पे धरना चल रहा है, उसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते, उठाओ उनको वहां से। इन लोगों का पहला कदम यही होता है कि ये लोग अपने एजेंट भेजते हैं। दूसरा कदम ये होता है कि ये लोग आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। तीसरा कदम इनका ये होता है कि यहाँ पे एक पुलिस की बस बुलवा के आपको बिठा के, जबरदस्ती इसमें बिठा के मुकदमा दर्ज करके जेल में भेज देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अनुभव है हम लोगों को इन चीज़ों का, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप लोगों को इनसे कतई डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग शांति प्रिय तरीके से अगर यहीं पे भी बैठे रहेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोगों को डीसी के पास, एसपी के पास, एसडीएम के पास, डीएसपी के पास, इन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की संख्या यहाँ पे अगर इम्प्रेसिव है, बहुत सारे लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, तो वो यहाँ पे खुद आएंगे, यहाँ पे खुद आएंगे और उनकी मजबूरी होगी आपकी बात मानना। वो एफआईआर भी दर्ज करेंगे, वो कंपनसेशन भी देंगे और वो इस मामले में आपके परिवार के सदस्य को नौकरी भी देंगे, सारे काम करेंगे। एक भाई यहाँ पे वकील साहब मेरे साथ थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए, विकास, खेतड़ गांव में जाट समाज के लोगों ने धरना चलाया कि भाई खेतड़ की राख हमको दी जाए। भाई खेतड़ में कोयला जलाते हैं, बिजली बनती है, उसकी राख हमको दी जाए। गौशाला के नाम पे गौशाला का खर्चा चलाएंगे, उस राख की कीमत करोड़ों रुपए है। उस राख की कीमत से उस खेतड़ गांव के कई तथाकथित चौधरी, मूछों वाले, कंडके वाले करोड़पति बन गए। सरकार को समझ में आया कि भाई इस राख से तो थर्मल पावर का बजट भी चल सकता है। उन्होंने उनको देनी बंद कर दी राख। उन्होंने उस राख पे एक नाजायज मांग के लिए, आपकी मांग जायज है, उन्होंने उस राख की नाजायज डिमांड के लिए वहाँ पे धरना लगा दिया। सारे हरियाणा के जाट इकट्ठे हो गए। प्रशासन ने वहाँ पे कई जिलों के डीएसपी, कई जिलों के एसपी और कई जिलों के डीसी लगा दिए। उन्होंने वहाँ पे पुलिस पे हमला किया। पुलिस ने उनके पर दफा 307 का मुकदमा बनाया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, हजारों की संख्या में वो लोग बैठे हुए थे और प्रशासन ने वो मुकदमा भी वापस लिया। प्रशासन ने 1 करोड़ पता नहीं कितना बड़ा एक हैंडसम कंपनसेशन उन लोगों को दिया। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब दी, सारी की सारी चीज़ मौके पे आई। तो आप लोग अपनी एनर्जी जो है, तो सारी की सारी एनर्जी, आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यहाँ पे बड़ी कॉल दो, लोगों को बुलाओ और इनके दफ्तरों में जाना बंद करो, टेलीफोनिकली उनसे बातचीत करना बंद करो। जिस दिन यहाँ पे आपके धरने पे 1000 बंदे इकट्ठे हो गए, उस दिन आपकी सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी। ये भाई मिर्चपुर वाला बैठा है, इसने सारी की सारी बातें कर दे रहा है। क्यों भाई? तो आपको हमने पहले भी समझाया है, अब भी समझा रहे हैं। ठीक है, मैंने भी समझाया, प्रदीप ने भी समझाया, विकास ने भी समझाया, जितेंद्र आपके साथ पिछले 4-5 दिनों से लगा हुआ है, हमारा साथी सोशल मीडिया पे भी लगातार आपके बीच में बोल रहा है। ठीक है भाई, ये भाई साहब भी, संतलाल भी, सारे के सारे आपके साथ लगे हुए। इसके बावजूद भी अगर आपको बात समझ में नहीं आएगी तो भाई जो नुकसान होगा कि एक सदस्य चला गया और कुछ नहीं मिला, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग पूरी टीम के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। हम लोग करें, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। हमारे पर पुलिस वाले मुकदमा भी दर्ज कर दे, कोई दिक्कत को नहीं। हमारे लठ मार दे तो भी कोई दिक्कत को नहीं। हमको जेल भेज दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग भी अनाज खाते हो, हम भी अनाज खाते हैं, जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो मैंने और मेरे साथियों ने आपको बातें बताई हैं वो आपके हित में है और आपको ऐसा ही करना चाहिए। और क्योंकि आंदोलन पीड़ितों का है, पीड़ित परिवार का है, पीड़ित परिवार यहाँ पे बैठा है, तो हम यहाँ पे हैं। आप जैसा कहोगे हम लोग वैसा करने के लिए तैयार है। आप कहोगे हमारा साथ दो, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आप लोग कहोगे यहाँ से भाग जाओ भाई, हम लोग चले जाएंगे भाई यहाँ से, और क्या करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
आप लोग इस बारे में गहन चिंतन करें कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम लोगों का अल्टीमेट मोटिव जो है कि एकमात्र जो लक्ष्य है वो ये है कि पीड़ित परिवार यहाँ से उठे, तो कम से कम जो उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनके आंखों में ये चिंता ना हो, ये डर ना हो, ये भय ना हो कि भाई मेरे बच्चे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कैसे, रोटी कैसे खाएंगे और अच्छी उस पर कैसे पहुँचेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत।